थोड़ा फ्री रहिएगा। Hello everyone, welcome you all in Stuti Academy. Here we are to solve a JEE main problem dated 26 morning shift. So let's start. This is physics paper and your first problem is a plane flying horizontally at a height of 500 meter with a velocity of 200 meter per second passes directly overhead an anti-craft gun. Then the angle between the horizontal at which the gun should be fired for the shell with a muzzle velocity of 400 meter per second to hit the plane is. आपका प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हाँ, प्रॉब्लम यह है कि एक यहाँ पर ये एरोप्लेन है। सपोज कीजिए कि ये एरोप्लेन है और यहाँ से जस्ट इसके ये ऊपर यहाँ से गन को फायर करना है जो इसको जस्ट हिट कर दे और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। अब गन को कितने एंगल से हिट करें, फायर करें कि ये इसको हिट कर जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, हॉरिजेंटल पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है। तो अगर ये हीट करेगा तो सिर्फ दोनों का वाई कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए, दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए वो वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। अब मानते हैं इसके लिए कि हमने थीटा एंगल पर हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया या गन को फायर किया। ये वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो हीट करने के लिए जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अलोंग वाई डायरेक्शन, क्योंकि ये बुलेट के रिस्पेक्ट में ड्यूरिंग फायरिंग ये जो प्लेन है, जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं, ये एरोप्लेन का पोजीशन वाई डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होने के लिए एक्स वाली वेलोसिटी इक्वल होना चाहिए, तभी vx मतलब एक के वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से दूसरे के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, मतलब बुलेट की वेलोसिटी के से हम अगर ये प्लेन की वेलोसिटी को माइनस करें तो जो रिजल्टेंट जाना चाहिए वो वाई डायरेक्शन में ना जाना चाहिए। उसके लिए दोनों का एक्स कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन राइट 400 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 200, क्योंकि इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा ये 400 cos थीटा आएगा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 400 इंटू साइन थीटा। बट we must stick to only this component, so we have cos theta equal to 200 upon 400 equal to 1 by 2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। 60 डिग्री पर अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जाकर के हिट कर लेगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल डायरेक्शन विथ स्पीड u, विच ऑफ द क्वालिटी इज जीरो एट टॉप पोजीशन। मीन कौन सा क्वालिटी जीरो होगा, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, जब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम जो हाइट है उस पॉइंट पर पार्टिकल तो रुक जाती है, यहाँ पर जाकर पार्टिकल रुक जाती है। तो रुक जाएगी तो यहाँ का अगर हम मोमेंटम की वैल्यू लिखेंगे m इंटू वी से, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। और कोई भी पैरामीटर जो नीचे गिवन है, एक्सेलरेशन तो यहाँ g के इक्वल होगा, इसके बाद फोर्स लगेगा ही mg, इसके बाद वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी mgh हो जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स, इसमें से कोई भी पैरामीटर जीरो नहीं है और भी जीरो होने की वजह से मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो सो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नाउ वी सी नेक्स्ट प्रॉब्लम।
Problem number 3. A capacitor of capacitance C1 is charged with the help of battery of potential V. After fully charged, battery is removed and this capacitor C1 is connected with another uncharged capacitor of capacitance C2 in parallel combination. Then in equilibrium charge on capacitor C2 is. हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे मान लो आप कि एक ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया। ओके, ये V वोल्ट की बैटरी है, C1 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो आफ्टर चार्जिंग दिस कैपेसिटर विल गेन चार्ज C1 into V. Now, अब this capacitor is connected to another capacitor and so our arrangement becomes like this. This is C1 and this is C2. अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट हो गया इस टाइप का हो गया। अब इस सिस्टम पर नेट चार्ज तो हमें मालूम है C1 into V। तो आपने पैरेलल में जो मान लो यहाँ से चार्ज Q जाता है, नेट चार्ज हमारे पास Q है जो इसके पास था, अब यही चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेट चार्ज जो Q है वो C1 into V है और इसको दो पार्ट में बांटना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो यदि आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो इसकी सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए कि इस पर चार्ज C1 गया है तो Q1 गया है तो Q1 by C1 ये कैपेसिटर के बीच का वोल्टेज होगा और वही वोल्टेज ये दूसरे कैपेसिटर के बीच का भी होगा तो Q2 by ये C2 हो जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे Q1 plus Q2 इक्वल टू Q इंटू C1 इंटू V। इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट ये आता है Q2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा नेट Q इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आप ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस बेसिस पर भी आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि अगर कहीं चार्ज Q जाता है तो Q1 जो जाएगा वो Q इंटू C1 बाई C1 प्लस C2 एंड Q2 होता है Q इंटू C2 C1 प्लस C2। So on that basis you can write Q2 equal to Q into C2 divided by C1 plus C2 and so we have our answer Q2 equal to C1 into V into C2 divided by C1 plus C2। I think कि ये ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। This is your question number 4. Initial angular velocity of a circular disk of mass m is omega 1. Now two small sphere of mass m are attached gently to the diametrically opposite point on the edge of the disk. What is the final angular velocity of the disk? I think कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक कि सभी बच्चे जो जेई मेन या एडवांस की तैयारी करते हैं सर्टेनली गो थ्रू दिस प्रॉब्लम इन रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके, तो सो हम लोग इसको देखते हैं। ये यहाँ पर एक डिस्क है और डिस्क पहले ओमेगा से, इसकी मास m गिवन है और रेडियस r गिवन है। राइट, यहाँ पर दो स्फेयर को ऐसे अटैच कर दिया गया। राइट, अब हम लोग इसकी पहले वाले कंडीशन में फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर है, mr स्क्वायर अपॉन 2 है। चूंकि डिस्क है इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे या ओमेगा 1 गिवन है तो ओमेगा 1 से कर देंगे। दिस इज L इनिशियल। When we stick these two ball on the diametrically opposite point, our moment of inertia change to mr square by 2 plus इसका mr स्क्वायर और इसका mr स्क्वायर 2 small m into r स्क्वायर। अब मान लो जो अब न्यू वेलोसिटी मिला वो ओमेगा डैश मिला, दिस बिकम्स L2 बट L1 विल बी इक्वल टू L2 बिकॉज कोई भी टॉर्क जो एक्सिस के पैरेलल कोई भी टॉर्क नहीं बन रहा है। ये दोनों जो है ग्रेविटी जो हमने बॉल स्टिक किया ये दोनों टॉर्क बना रहा है बट दिस टॉर्क इज नॉट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सो हियर एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी कंजर्व। तो सो वी कैन राइट नाउ mr स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा 1 इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो
thus we have omega dash equal to m r square omega 1 upon 2 divided by mr square plus 4 small m into r square upon 2 into, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव ओमेगा डैश इक्वल टू आर स्क्वायर भी कैंसिल होंगे तो m इंटू ओमेगा 1 m प्लस 4m। तो ये आई थिंक कि ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Student, this is question number 5. An ideal gas of molar weight m0 is filled in a non-conducting closed container and the container is initially moving with speed of v. If the container is suddenly stopped, the increase in the temperature of the gas will be. Okay, ये गामा गैस की दी हुई है, 1.5 है, राइट। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, that change will converted to potential energy, internal energy of the system. An ideal gas of molar weight m0 is filled in a non-conducting closed container and the container is initially moving with speed v. Okay, if the container is suddenly stopped, the increase in the temperature of the gas will be. ये गामा गैस 1.5 दिया हुआ है, मीन Cp बाई Cv की वैल्यू गिवन है। तो चलिए ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो डेल के हमारा आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डेल यू होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू n इंटू Cv इंटू डेल टी। तो सो वी हैव हाफ m0 इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू n Cv डेल टी। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि डेल टी की जो वैल्यू होगा, इसको हम n को 1 मोल मान लेंगे, है ना। चलिए 1 मोल हमने लिया है तो n को 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने m0 लिया है। तो हाफ, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ये जो हाफ m0 वी स्क्वायर इक्वल टू को वी कैन इक्वेट हाफ m0 वी स्क्वायर इक्वल टू दिस इज Cv इंटू डेल टी। तो सो वी हैव डेल टी इक्वल टू m0 वी स्क्वायर 2 इंटू Cv। अब हमें चूंकि यहाँ पर गैस की गामा वैल्यू दिया हुआ है, गामा वैल्यू से हम लोग Cv कैसे वर्कआउट करेंगे, तो गामा इक्वल टू होता है Cp बाई Cv, है ना। अब यहां से अगर हम -1 करते हैं, देखिए यहां से -1 करते हैं तो यहां भी -1 हो जाएगा। तो 1.5 -1 इक्वल टू Cp माइनस Cv R बाई Cv हो जाएगा। तो वी हैव Cv इक्वल टू R बाई 0.5 मीन्स Cv इक्वल टू 2R। तो सो आवर आंसर विल बी डेल टी इक्वल टू m0 v स्क्वायर 2 इंटू 2R, that is m0 v square by 4r. m0 v square by 4r is option 3. So our answer will be option number 3. राइट, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर Cv वर्कआउट करना था इस तरह से कि गामा, सिंस गामा इक्वल टू, आप एक स्टेप और लिख सकते हैं Cp बाई Cv। सो दोनों साइड से -1 कर देंगे तो दिस बिकम्स गामा -1 and this becomes Cp minus Cv by Cp. Cp minus Cv is equal to taken as R, and from there we can work out Cv equal to 2R. Now putting value of Cv and n equal to 1, we can find the change in temperature del T as m0 v square by 4R. Let us see next question, question number 6. So this is your question number 6. Characteristics curve of a diode is as shown below. Its dynamic resistance at V equal to 2 volt and V equal to 4 volt. V equal to 2 volt.
देखिए एक्चुअली डायनेमिक रेजिस्टेंस जो डिफाइन है वो इस तरह से है कि डायनेमिक देखिए V इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है, बट जब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो R डायनेमिक हो जाता है ये डेल V बाई डेल आई, या फिर हम उसको डी वी बाई डी आर से निकालेंगे। तो यदि ये किसी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पर पूछता है, जैसे किसी शार्प वोल्टेज पर पूछेगा तो वो डीवी बाई डी आर से निकलेगा। मीन अगर हमें हमें 2 पर निकालना होगा तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट की स्लोप लेंगे, इस टेंजेंट की स्लोप लेंगे, और अगर 4 पर निकालना होगा तो हम इस टेंजेंट की स्लोप लेंगे, है ना। तो अब यहाँ से थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कि ये देखिए ये 2 है, 2.4 है, तो हम इसको 0.2 ले लेंगे और ये जो डिफरेंस है 0.6 हो जाएगा। ये 14 मिली है तो 10 टू द पावर माइनस यहाँ पर 3 करना होगा, है ना। 10 टू द पावर माइनस 3 करना होगा, 0.6 करना होगा, यहाँ पर 0.2 है, और यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर करना होगा 0.1 और ये 0.2। तो ये तो 500 के आसपास हो जाएगा, 0.1 है और ये 0.2 है, तो 0.1 बाई 0.2 कर लेंगे तो ये 500 के आसपास हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 0.1 बाई 0.2 करेंगे, है ना। डेल एक्चुअल में हमें डेल वी बाई डेल आई करना होगा, डेल वी बाई डेल आई। तो यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.1 यहाँ से हम लोग ले लेंगे, और ये वाला वैल्यू आ रहा है 0.2, तो डेल वी का वैल्यू 0.1 आया, मतलब आर डायनेमिक इक्वल टू, तो यहाँ पर, और ये मिली एम्पियर में है ये वाला पार्ट, तो इसको 10 टू द पावर माइनस यहाँ 3 करेंगे तो आर डी का वैल्यू आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, नहीं 1000 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो इस तरह से ये 500 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। उसी तरह यहाँ भी हम लोग वर्कआउट कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ के लिए 0.2 बाई 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000/3, और 1000/3 यहाँ के लिए हो जाएगा 0.1, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मीन 1/3 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 333.3, कुछ ऐसा आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ओके, ये हो गया।